रास्ता अजनबी सा बन जाता है, लेकिन हमारे आज के जो मेहमान ख़ास हैं वो अजनबी बिल्कुल नहीं है, वो हमारे अपने हैं। तो आइए मिलते हैं अशोक खोसला से। अशोक जी नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद, वेलकम। ये अजनबी शहर तो नहीं है ना आपके लिए? आप हैं वहाँ, अजनबी कैसे हो? क्या बात है सर। आइए, ये तख्ते ताऊस आपके लिए और मैं बिल्कुल आपके सामने। इंतजार हमने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना शूटिंग से पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इतना तो इंतजार जरूरी है ना। एक चीज का मजा लेने के लिए इंतजार बहुत जरूरी है। बिल्कुल इंतजार के बाद कोई भी चीज बहुत मजा देती है। क्या बात है। बस ये है शर्त है बीच में कि वो चीज मिल जाए इंतजार के बाद। बिल्कुल ये शर्त है। इंतजार के बाद जब वो चीज नहीं मिलती तो आहा बड़ी तकलीफ होती है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एक लंबे इंतजार के बाद वो चीज नहीं मिली जिसका इंतजार था? नहीं, इंतजार रहा किसी चीज का और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा मुझे। क्या बात है। मैंने जब अपना करियर शुरू किया म्यूजिक का, तो मैंने कॉलेज के दिनों से ये तय कर लिया था कि मैं गाऊंगा। गजल बड़ा शौक था गाने का और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में गाया करता था। तो एक बार इसी अजनबी शहर में? जी, इसी शहर में। मैं पैदाइशी इसी शहर की, बम्बई की। तो इसी तरह से प्रोग्राम करते, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हुए जगजीत सिंह साहब एक बार एक प्रोग्राम में आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे सुना और उनको अच्छी लगी मेरी आवाज़, गाना अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक एल्बम बन रहा है जिसमें हम कुछ 4-5 सिंगर्स को पेश करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें भी उसमें गवाऊँ। मैंने कहा ठीक। जब उन्होंने बुलाया मुझे तो मैं उन दिनों कुछ बीमार था तो जा नहीं पाया और मुझे यकीन नहीं आ रहा था दरअसल कि जगजीत सिंह जैसा सिंगर वो मुझे बुला रहा है और मुझे शायद ब्रेक मिल रहा है। उससे पता नहीं इसी कुछ कश्मकश में मैंने कुछ वक्त गवा दिया। अच्छा। उन्हें इंतज़ार करवा दिया। ओहो। तो फिर एक रिकॉर्डिंग में हम मिले और उन्होंने कहा कि यार तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, ये क्या बात है? तुम्हारे लिए तो वो मौका जो है पास खड़ा हुआ है और तुम उसको अवेल नहीं कर रहे हो। मतलब मौका तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, बताइए। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे माफ़ करें आप, मैं ज़रूर कल हाजिर होऊंगा आपके पास। तो गया, वो रिकॉर्डिंग हुई थोड़े दिनों में और वो गज़ल काफ़ी लोगों ने पसंद की। तो ये इंतज़ार मेरा बहुत तवील नहीं था, बल्कि मेरे लिए इंतज़ार करता रहा है। बहुत आप खुशनसीब है कि मौका आपका इंतज़ार कर। अच्छी गज़ल कौन सी थी? गा के सुना दूं? प्लीज मजा आएगा। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। ये जगजीत जी की कंपोजिशन। क्या बात। और इतनी सुंदर आपकी आवाज़ और उतना ही सुंदर गज़ल आज वैसे आवाज़ खराब है, लेकिन फिर भी सर बड़ा मजा आया सुनने का। और इस गज़ल में भी, इसके बोल में एक इंतज़ार का पहलू है। बिल्कुल इसमें भी इंतज़ार है। क्या बात है। ज़िंदगी के कुछ लम्हात जिनको खो चुका होता है इंसान, उन्हें फिर वापस लाने की कोशिश या तड़प, इंतज़ार तो इसमें भी है शामिल। क्या बात। तो उसके बाद, इस पहली गज़ल के बाद, उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा कामयाबी हासिल करने के लिए? उस गज़ल के बाद थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि मैं HME के साथ साइंड आर्टिस्ट था। जगजीत जी ने क्योंकि साइन करवाया था, तो 3 साल मेरे उसमें चले गए। उन्होंने वो फिर इंतज़ार करवाया, HME ने मुझे इंतज़ार करवाया। वही इंतज़ार वाली बात। जी बिल्कुल, उन्होंने इंतज़ार करवाया कि अब नया एल्बम करने जा रहे हैं। तो ये 81 में रिकॉर्ड रिलीज़ हुआ था जगजीत जी वाला, और 3 साल कुछ नहीं हुआ।
फिर मेरा जब कॉन्टैक्ट उनके साथ ख़त्म हुआ तो मैंने म्यूज़िक इंडिया कंपनी ज्वाइन की। मुझे संजीव कोहली साहब, मदन मोहन जी के लड़के, वो उन दिनों वहाँ थे म्यूज़िक इंडिया में, तो उन्होंने इनवाइट किया और मुझे साइन किया म्यूज़िक इंडिया में। तो वहाँ फिर मेरा पहला एल्बम 3 साल के इंतज़ार के बाद आया। उस एल्बम का नाम था तारुफ। वो काफ़ी मकबूल हुआ, काफ़ी पसंद किया गया। वही इंतजार तो ये इंतजार का सिलसिला बहुत एक करीबी रिश्ता रहा आपका इंतजार के साथ। कभी मैंने इंतजार करवाया, कभी लोगों ने मुझे इंतजार करवाया। क्या बात है। लेकिन दोनों तरफ से मतलब मजा ही मजा रहा, फायदा ही फायदा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। नेचर है ये, कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेता है अपने आप को। हम अभी बैठकर जबान की बात कर रहे थे हम दोनों जी, और जाहिर सी बात है कि उर्दू ज़बान से बातचीत शुरू हुई, फिर आगे चल पड़ी हमारी बातचीत। तो ये जो ज़बान है उर्दू की, जाहिर सी बात है गज़ल गाने के लिए कुछ उस पर इख्तियार हासिल आपको करना पड़ा, लेकिन उसमें मेहनत लगी कि ऑलरेडी आपके अंदर वो बात थी? देखिए, एक तो पंजाबी होने के नाते हमारे घर में थोड़ी बहुत उर्दू गज़ल सुनी जाती थी, तो बचपन से बेगम अख्तर साहिबा को हम लोग सुना करते थे। मेरे फादर बहुत चाहते थे बेगम साहिबा के गाने को, और हम लोग उनको सुनते थे। पहले तो समझ नहीं आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मौसीकी से लगाव था बहुत ज़्यादा, तो शायरी से भी लगाव हो गया। जैसे जैसे समझ आना शुरू हुई, तो जब मैं कॉलेज के दिनों में पहुंचा तो उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं गज़ल जो है गाया करूंगा। मैंने अपने म्यूज़िक का जो करियर आगे सोचा था कि मैं गाऊं, लेकिन किस फिल्मी गाने को चुनना था या गज़ल को चुनना था, तो मैंने गज़ल को चुना। इसकी वजह यही थी कि शायरी से लगाव था बहुत, क्योंकि घर में एक थोड़ा सा माहौल था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के दिनों में शेर व शायरी से लगाव था, और गज़ल बड़ी मकबूल हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। उन दिनों मेहदी हसन साहब, बिल्कुल मेहदी हसन साहब उन दिनों बहुत ही, जगजीत भी बिल्कुल उरूज पर थे। उन दिनों आए थे, वो शुरू हुए थे। और फिर ये उनके बाद ये पंकज उधास, पंकज अभी उन दिनों मतलब उस जमाना चल रहा था। हाँ, जगजीत और मेहदी साहब को बड़ा, हम लोग उन्हीं के फैन थे। उन दिनों उन्हीं के गाने बड़े मशहूर हो रहे थे, सुन रहे थे। गुलाम अली साहब जी, उनको भी लोग सुन रहे थे बहुत। तो ये जो एक माहौल था वो, और मौसीकी का खास करके माहौल, ट्यून्स, मेलोडी, और ज़माना ऐसा था कि मदन मोहन जी की कंपोजिशंस और ओ.पी. नैयर साहब की कंपोजिशंस, इनमें अपने आप में जो अगर लोग उन दिनों गाते नहीं थे, सीखते नहीं थे, जिन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी, वो भी ये गाने गा करके वो सिंगर हो जाते थे, क्योंकि उनमें अपने आप में वो ताकत थी उन गानों में, जिनमें सुर ऐसे थे, लगावट ऐसी थी सुरों की कि कोई भी सुरीला आदमी अगर उन पर रियाज करता तो वो गाने, वो सिंगर बन जाता था। क्या बात। तो वो कंपोजिशंस ऐसी थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखना शुरू किया। महसूस हुआ कि ये ज़रूरी है इसके लिए। कॉलेज के दिनों में शुरू किया, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी क्लब हाउस में पंडित फिरोज़ दसूफ साहब से, पारसी बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, उनसे म्यूज़िक सीखना शुरू किया। और फिर गज़ल के साथ, शायरी के साथ, शायरों के साथ उठना बैठना। क्या बात है। तो यही सिलसिला यही रहा बचपन से अब तक। क्या बात। तो मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलता ही रहेगा मेरे ख्याल में। तो अब आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अशोक, हम इंतज़ार की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि सुनने वाले और देखने वाले इस इंतज़ार में ज़रूर हैं कि आप अपना और कोई गाना और कोई गज़ल पेश करें। एक हल्का सा हमें एक गज़ल मैं गाता हूं जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मैंने अपने एक एल्बम में गाई थी, म्यूज़िक इंडिया के एल्बम में। सुदर्शन फ़ाकिर साहब इसके शायर हैं। मैं तुमको अपने ख्यालों में क्या नहीं कहता, मैं तुमको अपने ख्यालों में क्या नहीं कहता, खुदा के डर से, खुदा के डर से तुम्हें बस खुदा नहीं कहता, मैं तुमको अपने ख्यालों में क्या नहीं कहता। फ़ाकिर साहब की गज़ल। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब।
अशोक, मैं चाहूँगा कि दोबारा जो है इंतज़ार का जो सफ़र है इतना लंबा ना हो, हम दोबारा जल्द मिलें और जल्द फिर हम आपकी आवाज़ का और आपके गानों का मज़ा लें इंशाल्लाह और ज़रूर। मैं जानता हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले देखने वालों ने उतना ही मज़ा लिया जितना मैंने लिया। तो इसलिए अंत में मैं ये कहूँगा कि गानों के लिए, इस आवाज़ के लिए, इस आवाज़ को पेश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ इसी तरह आप हमसे मिलते रहिए। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, मुझे नवाजा, और आपका मैं वैसे ही फ़ैन हूँ बहुत। आप इतने अच्छे फ़नकार हैं, तो आपसे मिलने का एक अच्छा मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दोस्तों, इस सुरीली आवाज़ के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। ये सुरीली आवाज़ मेरी नहीं है, अशोक खोसला जी की है।